हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का जो आधुनिक भारत का नोट्स है वो आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैं 6 क्लासें अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले उनको देखिए। आज ये 7वीं क्लास है हमारी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक ये है, मैंने आपको 56 पेज तक पढ़ा दिया था, आज 57 पेज से शुरू कर रहे हैं। इस पेज पर यही है, उसमें हमने लास्ट टाइम तक कर्जन के बारे में पढ़ा था। यानी कि 1905 तक कर्जन का जो कार्यकाल था, यहाँ तक हमने गवर्नर जनरल के रूप में पढ़ लिया। अब इसके बाद इसमें ये टॉपिक आता है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर ये टॉपिक है। हमने पीछे जो भी पढ़ा गवर्नर जनरलों के दौरान, शिक्षा के जो भी पॉइंट्स आए, जैसे कि वुड डिस्पैच हो गया, हंटर कमीशन हो गया, वो सब इसमें एक जगह पर इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि कंपनी ने प्रारंभ में शिक्षा के विकास का कोई भी प्रयास नहीं किया। कंपनी ने कोई भी ट्राई नहीं किया कि भारत में शिक्षा का स्तर बढ़े। फिर धीरे धीरे हमने पढ़ा था कि सस्ते कर्मचारी चाहिए थे भारतीयों के रूप में उनको, इसलिए शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दिया गया। तो वही बात यहाँ लिखी है कि आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था ब्रिटिश सरकार का, कि शिक्षित जो भारतीय हैं, जो थोड़े एजुकेटेड हैं, उनको छोटे प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाए। इसके दो फायदे थे, एक तो भारतीय कम वेतन में काम करेंगे और दूसरा फ़ायदा ये था कि इससे भारतीय जो हैं खुश रहेंगे, वो कभी भी बगावत करने की नहीं सोचेंगे और भारतीय खुश रहेंगे और अंग्रेज़ों के सपोर्टर्स भी बने रहेंगे। उसके बाद देखिए प्रारंभिक शिक्षण संस्थान बताए गए हैं कि कैसे कैसे शिक्षण संस्थान स्थापित हुए भारत में। सबसे पहले देखिए 1781 में सबसे पहले एक कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया जाता है, और ये मदरसा स्थापित किया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले बंगाल का एक गवर्नर था क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। तो क्लाइव के बाद यही बंदा वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बन के आता है, और बाद में इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1772 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहा। इसके बारे में सबसे पहले नोट्स में हमने इसी के बारे में पढ़ा था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, 1781 में एक मदरसे की स्थापना करता है। इसके 10 साल बाद 1791 में एक अंग्रेज जोनाथन डंकन, ये जोनाथन डंकन जो है बनारस में, जिसको आज हम वाराणसी कहते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ पर बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब होती है, 1791 में। उसके बाद देखिए सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, और ये कलकत्ता में लॉर्ड विलेजली के द्वारा की गई। और इसका उद्देश्य क्या था, जो असैन्य अधिकारी थे, यानी कि सेना विभाग से संबंधित नहीं थे, उन अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए, यानी कि प्रशिक्षण के लिए 1800 में इसको खोला गया, और बाद में 1802 में बंद कर दिया, क्योंकि इससे अंग्रेज़ों की काफ़ी इंसल्ट हो रही थी। क्योंकि जो आ रहे थे अधिकारी वो बिल्कुल ही मतलब नौसिखिए थे, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो एक तरह से भारतीयों की नज़र में अंग्रेज़ों का ये मजाक बन रहा था, इसलिए इसको यहाँ पर बंद कर दिया बाद में। और 1806 में फिर इसको ईस्ट इंडियन कॉलेज के नाम से हेल्बरी लंदन में खोला गया। ये बातें हम पीछे कर चुके हैं, विलेजली जब मैंने पढ़ाया था तो ये बात बताई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1817 में क्या होता है। 1817 में एक्चुअली मैं डेट के हिसाब से चल रहा हूँ, वैसे 1820 ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। 1817 में 3 व्यक्ति, राजा राम मोहन राय, ये तो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, इनके बारे में पूरा चैप्टर है वो हम आगे देखेंगे, तो इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। डेविड हेयर, ये एक घड़ी साज था, इसी नोट्स में लिखा है कि ये घड़ी साज था। और अलेक्जेंडर डफ, इन 3 व्यक्तियों ने मिल करके कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, और ये जो हिंदू कॉलेज था, तो ये उस समय पाश्चात्य पद्धति, यानी कि जो वेस्टर्न सिस्टम है उसके आधार पर उच्च शिक्षा देने वाला पहला संस्थान था, यानी पहला इंस्टीट्यूट था जो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा दे रहा था। और बाद में डलहौजी ने इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दे दिया। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ये हिंदू कॉलेज है, और एक आप पढ़ेंगे सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इसको एनी बेसेंट ने शुरू किया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1898 में।
और 1916 में जाके मदन मोहन मालवीय जी ने इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। यानी कि BHU जो आज हम देखते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो उसी की बात हो रही है। उसको पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज और हिंदू कॉलेज में फ़र्क है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो बनारस में है, यानी कि वाराणसी में है, और जबकि हिंदू कॉलेज कोलकाता में है। उसके बाद देखिए 1820 में क्या होता है, 1820 में डेविड हेयर, यही व्यक्ति जो अभी हम पढ़ के गए हैं, डेविड हेयर, इसने क्या किया, कलकत्ता में एक बिशप कॉलेज की स्थापना की। ये क्रिश्चियंस के लिए होता है वैसे बिशप कॉलेज, तो बिशप कॉलेज की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए 1834 में बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना होती है। ये एल्फिंस्टन, आपको कुछ याद आया इस नाम को पढ़ के? एल्फिंस्टन, इसका जिक्र हमने किया था जब हमने रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो ये बॉम्बे का एल्फिंस्टन जो था, बॉम्बे का गवर्नर था, बॉम्बे प्रांत जो था, प्रेसिडेंसी थी, उसका गवर्नर था। तो इसके नाम पर ये एल्फिंस्टन कॉलेज खुला। और एल्फिंस्टन कॉलेज के बारे में एक फैक्ट है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो फिज़िक्स के प्रोफेसर थे यहाँ पे एल्फिंस्टन कॉलेज। ये एक बार पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो किस कॉलेज में प्रोफेसर थे फिजिक्स के, तो दादा भाई नौरोजी एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर थे, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है, मेडिकल कॉलेज, और ये विलियम बेटिक के समय जब हमने पढ़ा था तो इसका जिक्र हुआ था। 1835 में मेडिकल कॉलेज सबसे पहले कलकत्ता में विलियम बेटिक के समय खुला था। यहाँ पर देखिए दे भी रखा है कि बेटिक ने इसको शुरू किया था, तो ये वहाँ भी पढ़ा था। अब ये एक तरह से रिपीट हो रहा है। 1849 में J.E.D. बेथून ने बालिकाओं के लिए एक कलकत्ता में एक स्कूल खोला, इनके एक स्कूल खोला था, छोटा सा स्कूल था J.E.D. बेथून ने। इससे प्रभावित होकर डलहौजी ने इसको बेथून महाविद्यालय बना दिया ताकि महिलाओं की शिक्षा को इससे बढ़ावा मिले। उसके बाद देखिए टॉमसन ने 1847 को क्या किया, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी शुरुआत की। आज जो IIT रुड़की देखते हैं तो उसकी शुरुआत टॉमसन ने की थी 1847 में। श्रीरामपुर मिशनरीज ने भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था। श्रीरामपुर मिशनरीज ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया है, तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना गया है। उसके बाद देखिए 1813 का चार्टर एक्ट की बात होती है। 1813 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पर मैंने देखिए लिखा भी है कि पेज नंबर 20 पर जाएं। तो पेज नंबर 20 पर इसके बारे में लिखा था। इसके बारे में कई प्रावधान थे, जैसे कि कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ एकाधिकार और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था वो एकाधिकार बनाए रखा गया, और जो चाय का व्यापार था वो एकाधिकार बनाए रखा। तो उस सब से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर हम शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा के फील्ड में क्या किया गया था कि 1 लाख रुपए हर साल खर्च किए जाएंगे। और जैसे कि साहित्यिक शिक्षा है और जो वैज्ञानिक शिक्षा इनकी साइंटिफिक एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा कुछ प्रावधान था, और 1 लाख रुपए की बात हुई थी। उसके बाद देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था विलियम बेटिक के समय, उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और इस नोट्स में हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है 1833 के चार्टर एक्ट का, लेकिन यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जो 1 लाख रुपए थे पहले उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया, इनकी जो राशि थी वो बढ़ा दी गई। उसके बाद देखिए लॉर्ड विलियम बेटिक के समय शिक्षा हेतु प्रयास। तो विलियम बेटिक के समय क्या क्या प्रयास हुए, जैसे कि आंग्ल प्राच्यवाद हुआ, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कुछ विद्वान ये चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षा जो अंग्रेजी में दी जाए, कुछ चाहते थे कि जो प्राचीन भाषाएं हैं उसी में शिक्षा दी जाए। तो इसको लेकर एक विवाद हुआ था। तो विलियम बेटिक अंग्रेज था, तो विलियम बेटिक ने ये पक्ष रखा कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा दी जाए। मेकाले ने भी अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की थी। उसके अलावा मुनरो हमने पढ़ा था अभी भी, वो गवर्नर था ये मुनरो मद्रास का। और एल्फिंस्टन, ये सब क्या चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा। हाँ, एकमात्र एक भारतीय थे राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय ने भी अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। और प्राच्य भाषा में 2-3 व्यक्ति थे, जैसे कि जेम्स प्रिंसेप, थॉमस प्रिंसेप और विल्सन। ये सब चाहते थे कि भारतीयों को भारत की जो
इनकी भाषा है प्राच्य, चाहे वो फारसी हो संस्कृत हो, उसी में शिक्षा दी जाए। तो इसके बारे में हमने विलियम बेटिक वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए मैकाले, मैकाले का अधोमुखी सिद्धांत, अधोमुखी सिद्धांत इसको हमने एक और नाम से पढ़ा था टपकन सिद्धांत। ये बेसिकली क्या था कि मैकाले चाहता था कि जो भारतीयों को जो पाश्चात्य शिक्षा देनी है वो आप सिर्फ उच्च वर्ग के जो अमीर भारतीय है वहाँ पर दीजिए। उनको जब लोग देखेंगे तो धीरे धीरे उनको फॉलो करने लगेंगे और पूरे समाज में इसका संचार हो जाएगा। ये था अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। बाद में ऑकलैंड ने इसको लागू किया था, क्योंकि 35 में विलियम बेटिक एक्चुअली चला जाता है और ऑकलैंड आ जाता है। ऑकलैंड वही है जिसने अफगानिस्तान पर पहला अटैक किया था। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, नोट लगाइए कि गवर्नर जनरल वाले भाग में विस्तार पूर्वक लिखा गया है, यानी कि वहाँ पढ़िए। तो मैंने मोटी मोटी बात आपको यहाँ रिपीट कर दी है। आगे देखिए 1854 में वुड डिस्पैच आता है और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा कहा गया है इसको। और यहाँ पर तो साफ साफ लिखा गया है कि गवर्नर जनरल वाले भाग में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है पेज 34 पर। ये मैंने ऐड कर दिया कि पेज 34 पर है। देखिए मैं आपको इसके प्रावधान बता देता हूँ। तो इसमें प्रावधान देखिए, इसमें प्रावधान थे कि जैसे कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और जो टपकन सिद्धांत था अभी अभी अपने पढ़ा था, टपकन सिद्धांत जो मैकाले ने दिया था अधोमुखी सिद्धांत, उसको समाप्त कर दिया वुड डिस्पैच में। और ये जो वुड है ये इसका पूरा नाम था चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड। ये बातें हम पढ़ चुके हैं तो इसमें ये मत समझना मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था चार्ल्स वुड और बाद में ये भारत का पहला सचिव भी बना था। तो डलहौजी के समय की बात है, डलहौजी ने ही इसको नियुक्त किया था और इसी ने ये फिर प्रस्तुत किया था वुड डिस्पैच। तो इसमें देखिए ये टपकन सिद्धांत को समाप्त किया और इसने जो शिक्षा थी जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, उसके बारे में इसने भाषाओं का जिक्र किया। मेनली प्राइमरी एजुकेशन इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दो, ये इसकी सिफारिश थी। और जो सेकेंडरी एजुकेशन है यानी कि माध्यमिक शिक्षा है वो इंग्लिश और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यानी कि जो स्थानीय भाषा है, जैसे कोई पंजाब में है तो पंजाबी और इंग्लिश में, और जैसे कोई उड़ीसा में है तो उड़िया और अंग्रेजी में, इस तरह से इसने वकालत की। और हायर एजुकेशन जो है यानी कि उच्च शिक्षा, जैसे आप बीए कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो वो केवल और केवल इंग्लिश में दो। तो ये इसमें प्रावधान थे इस तरह से। और इसने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के लिए यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसके लिए आप एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल खोलो, एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल भी खोलो, यानी ऐसे स्कूल जिसमें दोनों भाषाएं पढ़ाई जाएं। और 5 जो प्रांत थे उस समय अंग्रेजों के पास, उन प्रांतों में शिक्षा विभाग की शुरुआत करो। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा विभाग की सिफारिश अगर सबसे पहले किसी ने की थी तो वो था चार्ल्स वुड। शिक्षा विभाग की शुरुआत की थी, मतलब सिफारिश की थी, हालांकि ये बहुत बाद में जाके बनेगा, हम पढ़ेंगे भी, 1910 के आसपास बनेगा शिक्षा विभाग। तो इसने सिफारिश की शिक्षा विभाग की। और इसने जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर है यानी कि टीटीसी, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की भी इसने रिकमेंडेशन की थी। और इसके अलावा इसने कहा था कि तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन है और व्यावसायिक शिक्षा है वह भी दी जानी चाहिए। तो इसने इन बातों का समर्थन किया था। महिला शिक्षा यानी कि वुमेन एजुकेशन पर भी फोकस करने की सिफारिश की थी चार्ल्स वुड ने। तो ये सब प्रावधान थे चार्ल्स वुड के। तो अब आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन, उसके बाद देखिए हंटर कमीशन बनता है और ये रिपन के समय बनता है। रिपन, आपको कुछ याद आया? स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन। तो यहाँ पर भी आपको स्थानीय स्वशासन की थोड़ी झलक मिलेगी। तो हंटर एक व्यक्ति था जिसको रिपन ने नियुक्त किया और इस आयोग का अध्यक्ष बनाया हंटर, विलियम हंटर। इसका पूरा नाम था विलियम हंटर, VH लिख रहा हूँ शॉर्ट में। तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था भारत में बना हुआ। अगर कोई आयोग देखें तो ये पहला आयोग था विलियम हंटर की अध्यक्षता में। और इस आयोग में क्या है, इसने भी 3 चीज़ों पर फोकस किया। मैंने आपको बताया था प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। अब याद रखने में ऐसी मदद मिलेगी, वुड डिस्पैच में भाषाओं का जिक्र था, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये भाषाओं का कोई जिक्र नहीं करेगा, ये बताएगा कि इनका गवर्न कैसे करना है। प्राइमरी एजुकेशन इनकी प्राथमिक जो शिक्षा है वो सरकार दे और निःशुल्क दे। इसने कहा कि सरकार को देनी होगी प्राइमरी एजुकेशन और निःशुल्क, और इसका जो दायित्व है वो स्थानीय स्वशासन निकायों को दिया जाए। स्थानीय, तो आ गई बात स्थानीय शासन की, और यही रिपन की सोच थी स्थानीय शासन के बारे में। तो स्थानीय शासन पर दायित्व दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की। तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में इसका विचार था कि व्यावसायिक 2 प्रकार की होनी चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन। एक तो व्यावसायिक तौर पर, यानी कि अगर किसी को काम करना है, कोई
मतलब वे वो शिक्षा दी जाए। अगर कोई अपना मतलब उद्योग खोलना चाहता है डायरेक्ट, और एक जो लोग ये चाहते हैं कि वो आगे की शिक्षा हायर एजुकेशन चाहते हैं तो उनको साहित्यिक शिक्षा दो। ये सब बातें हो चुकी है एक्चुअली पहले। और इसने हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के बारे में एक बात कही थी कि इनका निजीकरण कर दो, यानी कि अगर कोई अपना निजी कॉलेज खोलना चाहता है तो उसको छूट होनी चाहिए। तो ये प्रावधान थे। और इसने वुमेन एजुकेशन के बारे में भी एक बात कही थी कि प्रेसिडेंसी जो नगर है जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है, उसके बाहर वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दो। तो ये सब प्रावधान थे 5-6 जो मैंने आपको बता दिए हंटर आयोग के। आगे देखिए इसमें लिखा गया है कि इस आयोग यानी कि हंटर आयोग के बारे में, हंटर आयोग के सुझावों पर जो प्रांतों में सरकार थी ना उन्होंने कार्य किया, और 20 वर्षों में माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार होता है। इस आयोग के सुझाव पर यानी कि हंटर आयोग के सुझावों पर 2 यूनिवर्सिटी आज भी है जो पीयू जिसको हम बोलते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में इसकी स्थापना हुई, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय। तो अगर पूछ लिया जाए इन जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वो किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, तो ध्यान रखिए हंटर आयोग की सिफारिश पर इनकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए रेले कमीशन, तो इसके बारे में हमने पिछली ही वीडियो में जस्ट पढ़ा था रेले कमीशन। तो रेले का फुल फॉर्म पूरा नाम था टॉमस रेले। टॉमस रेले की अध्यक्षता में बना था, और ये कर्जन के समय बना था। इनकी कर्जन ने इस आयोग को बनाया था। कमीशन का मतलब होता है आयोग, तो इसमें कंफ्यूज मत करना। 1902 में, और इसके बारे में 50 नंबर पेज पर दिया गया है, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके कारण क्या होता है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होता है। इसके भी अजीब प्रावधान थे, जैसे कि क्योंकि कर्जन क्या चाहता था कि भारतीयों पर कंट्रोल स्थापित किया जाए। जो राष्ट्रवादी भावनाएं उठ रही थी विद्यार्थियों में उसको कंट्रोल करना चाहता था कर्जन। इसमें कुछ पॉइंट नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे। मैं सबसे पहले आपको 2 पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ रेले कमीशन जो इस अधिनियम के थे। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इसने कहा था कि प्रयोगशालाएं यानी कि विश्वविद्यालय में लेबोरेटरीज और लाइब्रेरी खोली जाए और शोध को बढ़ा दिया जाए। दूसरा पॉइंट था कि शोध कार्यों को इनकी रिसर्च को बढ़ा दिया जाए। बाकी इसके नेगेटिव पॉइंट जैसे कि इसने जो विश्वविद्यालय की सीनेट थी ना उसमें सरकारी सदस्यों को भर दिया, इनकी सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी ताकि वो हर निर्णय में एक तरह से अड़चन पैदा कर सके। और जो क्षेत्राधिकार था ना विश्वविद्यालय का, आपको पता है कुलपति होता है विश्वविद्यालय में, तो वो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखा कि क्या निर्णय होगा वो फाइनल गवर्नर जनरल तय करेगा। और ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और इसके अलावा जो निजी कॉलेज थे यानी कि निजी कॉलेज जो मान्यता लेंगे विश्वविद्यालय से उसकी शर्तों को काफ़ी कड़ा कर दिया ताकि कम से कम निजी कॉलेज ये इसमें मान्यता ले पाए। तो ये भी काफ़ी नेगेटिव पॉइंट था इसमें। और इसके अलावा देखें तो गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो इस विभाग का शिक्षा विभाग का जो, ये तो अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। हाँ, तो अगला पॉइंट ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1910 में क्या हुआ था कि भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की, शिक्षा विभाग की स्थापना की। और विभाग का एक सदस्य क्या जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी जिसमें कुछ सदस्य थे, 10-12 सदस्य होते थे, उसमें जाके प्रतिनिधित्व करता यानी कि अपना पक्ष रखता था। तो यार मैंने आपको बताया था वुड डिस्पेच, तो इसीलिए वुड डिस्पेच को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहली बार इसकी वकालत की गई थी कि शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। और अब जाकर शिक्षा विभाग की शुरुआत होती है। और वुड डिस्पेच 1854 में आया था। देखिए कितना धीरे काम हुआ है। उसके बाद देखिए शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव, एक प्रस्ताव आता है 1913 में। इसका लक्ष्य क्या था कि निरक्षरता को समाप्त करना, शिक्षा में निजी प्रयासों पर बल देना। हालांकि मैंने बताया था कि हंटर कमीशन ने भी कहा था कि उच्च शिक्षा का निजीकरण कर दो, लेकिन ये कहता है कि निजी प्रयासों को क्या है बल दिया जाए। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यानी कि कम से कम एक प्रांत में एक विश्वविद्यालय तो होना ही चाहिए। उसके बाद सैडलर आयोग आता है 1917 में। सैडलर आयोग 1917 में बनता है और इसके कुछ प्रावधान देखते हैं। तो इस आयोग का मानना था कि अगर हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप माध्यमिक शिक्षा में सुधार करो। जैसे ही माध्यमिक शिक्षा में सुधार होगा तो विश्वविद्यालय में अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। और इसने आलोचना भी की थी। सैडलर आयोग ने 1904 के अधिनियम की आलोचना की। अभी हम 1904 पढ़े हैं। क्यों आलोचना की?
क्योंकि ये देखिए इनकी विचारधारा बिल्कुल उल्टी थी। 1904 के अधिनियम में क्या था कि विश्वविद्यालय सीधा शिक्षा देगा, यानी कि अगर कोई बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेगा तो डायरेक्ट विश्वविद्यालय में लेगा। तो ये सैडलर आयोग को मंजूर नहीं था। यहाँ देखिए अगली लाइन, 12 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद ही आप विश्वविद्यालय में प्रवेश लें। और ये क्या कह रहा था 1904 का अधिनियम, इससे जस्ट उल्टी बात कह रहा था, इसलिए यहाँ पर इसने इसकी आलोचना की। हालांकि और भी कारण थे इसके, क्योंकि सरकारी सदस्यों का नियंत्रण और निजी प्रयासों को बाधित करना, ये सब 1904 के अधिनियम में थे, इसलिए इसकी आलोचना हुई। तो यहाँ पर बाकी सिफारिशें हम देखते हैं सैडलर आयोग की। तो दूसरी सिफारिश देखिए थी, विश्वविद्यालय और इंटरमीडिएट कॉलेज पृथक हों, यानी कि विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट कॉलेज पृथक हों और परीक्षा का संचालन है जो इंटरमीडिएट का वो माध्यमिक बोर्ड के द्वारा हो, ये प्रावधान था। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो, जैसे आज आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, तो वो 3 वर्ष का होता है, तो इसकी सिफारिश थी कि स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। सैडलर आयोग ने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया, हालांकि वुड डिस्पैच में महिला शिक्षा का जिक्र था, हंटर कमीशन में भी था, और सैडलर कमीशन भी महिला शिक्षा का पक्षधर है। अध्यापक प्रशिक्षण पर बल दिया जाए, ये वुड डिस्पैच में ही पड़ा था, इसीलिए शायद वुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि उसने मेन पॉइंट पहले ही रख दिए थे, उसके बाद उन्हीं बातों पर बाद में ध्यान दिया गया। तो अध्यापकों की ट्रेनिंग के ऊपर बल दिया गया। आगे देखिए 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया। यानी कि हम पढ़ते हैं हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें हम पढ़ते हैं आज भी कि एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है, ये सब हम पढ़ते हैं, आई थिंक आज आपको पता ही होगा। तो इसने क्या किया, राज्य सूची का विषय, इनके प्रांतीय विषय बना दिया शिक्षा को, और एक तरह से पल्ला झाड़ लिया, और केंद्रीय अनुदान था वो बंद कर दिया, यानी कि केंद्र सरकार को इनको पैसा ना देना पड़े, ये भी शिक्षा के लिए एक नेगेटिव पॉइंट था। अब आगे देखिए, उसके बाद एक समिति बनती है हार्टोंग समिति 1929 में, ये प्राथमिक शिक्षा पर बल देती है। इसकी सिफारिश थी कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया जाए। उसके बाद देखिए अनिवार्य शिक्षा की निंदा की। अब ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, और इसके ब्रैकेट में देखिए लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा, क्या प्राथमिक शिक्षा की को अनिवार्य शिक्षा मान की निंदा की गई है? तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आगे देखिए तीसरा पॉइंट था व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा दी जाए। तो इसकी सिफारिश तो एक्चुअली वुड डिस्पैच में भी की गई थी, वही है पुरानी सिफारिशें वो हार्टोंग समिति ने की। विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्हें दी जाए जो योग्य हो, तो ये प्रावधान किया गया कि जरूरी नहीं कि आप हर किसी को विश्वविद्यालय की शिक्षा दो, इसके लिए आपको ये चयन करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति विश्वविद्यालय की शिक्षा लेने के योग्य है, उसके बाद ही उसको विश्वविद्यालय शिक्षा दी जाए। तो ये हार्टोंग समिति की एक सिफारिश थी। बाद में देखिए हार्टोंग समिति की सिफारिश पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1935 का गठन किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1935 का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो आंसर होगा हार्टोंग समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना, ये एक्चुअली गांधी जी ने रखी थी बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना। तो गांधी जी ने 1937 में वर्धा में, वर्धा एक स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन की वर्धा योजना प्रस्तुत की थी। गांधी जी ने क्या कहा था कि 7 साल तक के बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, और ये बात तो मातृभाषा वाली बात तो वुड डिस्पैच में भी कही गई थी। उसमें 3 बातें मैंने आपको बताई थी, प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में, सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, और हायर एजुकेशन ओनली इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पर भी ये बात निकल के आ गई, गांधी जी भी यही चाहते थे कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और वो भी निःशुल्क। उसके बाद देखिए व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये बात भी वुड डिस्पैच में थी जो गांधी जी ने यहाँ मेंशन की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण वर्धा योजना लागू नहीं हो पाई, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इस कारण ये वर्धा योजना लागू नहीं पाई थी। 1939 से 45 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध, तो इस दौरान ये 37 में ये योजना आई थी और आगे लागू नहीं हो पाई। सार्जेंट योजना देखिए, तो सार्जेंट योजना 1944 में आई थी, मात्र हमारे देश के आज़ाद होने के 3 साल पहले। इसमें क्या कहा गया था कि प्राथमिक व उच्च
माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं, यानी कि प्राइमरी स्कूल जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला हम देखते हैं और उच्च माध्यमिक स्कूल देखते हैं तो वो खोले जाएं। ये सिफारिश की सार्जेंट आयोग ने। और क्या किया, सार्जेंट कमीशन ने निःशुल्क शिक्षा यानी कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि आज भी हम देखें तो हमारे संविधान में हम डीपीएसपी देखते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो उसमें भी ये प्रावधान है कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को हम क्या देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे। अनुच्छेद 45 में ये बात लिखी गई है। और हमारा जो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 21(1) ये भी कुछ ऐसी ही बात कहता है। ये कहता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का जो बच्चा होगा उसको सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी, और ये मौलिक अधिकार है प्रत्येक बच्चे का। तो ये ध्यान रखिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें यहीं से इंस्पायर हैं, सार्जेंट योजना से? तो इसलिए ये बातें ध्यान देने योग्य होती है कि हमने प्रेरणा कहाँ से ली इन चीज़ों की। 11 से 17 वर्ष यानी कि हमने देखा बच्चा 6 से अभी देखो ये प्रावधान नहीं देखा था, ये 6 से 11 वर्ष वाला, ये देखो 6 से 11 वर्ष तो निःशुल्क होगी और अनिवार्य शिक्षा होगी। अब बच्चा 11 वर्ष का हो गया, अब 11 से 17 वर्ष तक के बच्चे के लिए प्रावधान बताया गया। देखिए 11 से 17 वर्ष तक जो 6 साल होंगे उसमें अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर निःशुल्क का कुछ भी मेंशन नहीं है। एकेडमिक व व्यावसायिक शिक्षा हेतु 2 प्रकार के विद्यालय होने चाहिए, यानी कि एकेडमिक मतलब जो उच्च शिक्षा होगी उसके लिए, और जो व्यवसायिक की, इस चीज़ के बारे में हमने हंटर कमीशन में पढ़ा था कि व्यवसायिक शिक्षा के लिए अलग होगा, जो साहित्यिक शिक्षा उनको दी जाएगी जो उच्च शिक्षा लेंगे, और व्यवसायिक शिक्षा रोजगार के लिए होगी। तो यहाँ पर फिर इसका जिक्र हुआ है। उसके बाद है राधा कृष्ण आयोग। ये आज़ादी के बाद बनता है राधा कृष्ण आयोग, और 1948 से लेकर के 1949 में ये आयोग बना, और इसको विश्वविद्यालय आयोग कहा गया है। विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट दी, इसने सिर्फ विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में अपनी बातें रखी है, तो इसके ऊपर इसने रिपोर्ट दी। और विश्वविद्यालय से पूर्व ये कहता है कि 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए, इनकी विश्वविद्यालय की अगर शिक्षा ले रहे हो तो उससे पहले 12 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य है। और इससे पहले याद कीजिए मैंने सैडलर आयोग पढ़ाया जस्ट आपको अभी सैडलर आयोग, उसमें क्या कहा गया था, उसने 1904 के अधिनियम की आलोचना की और कहा था कि 12 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य है, स्कूली शिक्षा इंटरमीडिएट की परीक्षा, उसके बाद आप विश्वविद्यालय में। ये तो वही सेम टू सेम बात राधाकृष्ण आयोग कहता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक एकेडमिक सत्र में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए, इनकी 6 महीने की पढ़ाई होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है, राधाकृष्ण आयोग। उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए, यानी कि ये कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। और प्रांतीय विषय किसने बना दिया था शिक्षा को, हमने ये भी पढ़ा था। प्रांतीय 1919 में शिक्षा को प्रांतीय विषय में डाल दिया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुए थे उसमें इसको प्रांतीय विषय बना दिया था, यानी कि एक तरह से शिक्षा को प्रांतों को दे दिया और अनुदान बंद कर दिया था। अब ये क्या कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए, राधाकृष्ण आयोग। प्रशासनिक सेवा, जैसे कि प्रशासनिक सेवा है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, और जो भी ये अधिकारी लोग हैं इनके लिए कहते हैं कि स्नातक की उपाधि जरूरी नहीं है, ये कहते हैं राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश है। और राधाकृष्ण आयोग ने 1953 में, इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर क्या होता है, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की का गठन हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिए, ये पूछी भी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अनुदान का मतलब क्या है, पैसा देना। यूनिवर्सिटीज़ को जो पैसा मिलेगा वो इसी आयोग के द्वारा मिलता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। और ये 1953 में फिर इसको गठित किया गया था। और 1956 में इसको क्या बना दिया, इसको एक स्वायत्त निकाय बना दिया, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया संसद के एक अधिनियम के द्वारा। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, 53 और 56। तो यूजीसी का गठन। उसके बाद देखिए मुदलियार आयोग बनता है 1952 में। इसमें क्या कहा गया है, इसमें शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय का सुझाव दिया गया। फर्क है दोनों बातों में, ऊपर देखिए आप, यहाँ देखिए समवर्ती सूची। राधाकृष्ण आयोग क्या कहता है कि सिर्फ उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने को बोल रही हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, पूरी शिक्षा को, चाहे वो उच्च शिक्षा हो या फिर माध्यमिक शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो, उसको कहते हैं कि समवर्ती सूची में डाल दो। हालांकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने इसको समवर्ती सूची में डाल भी दिया। तो आज शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। और बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं, इनकी मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जाएं, ये सिफारिश भी मुदलियार आयोग की थी।
उसके बाद देखिए प्रत्येक राज्य में, मुदलियार आयोग क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। जैसे कि हरियाणा का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलग है, झारखंड का अलग है, उड़ीसा का अलग है, तो इस प्रकार से। तो इसी को बात को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का गठन होता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ या किस आयोग की सिफारिश पर आया? तो आपको ध्यान रखना है मुदलियार आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। उसके बाद देखिए 1864 में एक और आयोग बनता है, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्या कहता है कि इसने समान विद्यालय की बात की और कॉमन स्कूल प्रणाली यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए और शिक्षा नीति की सिफारिश की थी। तो आजकल शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई है, तो ये भी ध्यान रखिए कि शिक्षा नीति की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने। तो ये इतना ही टॉपिक था। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले रहे हैं, हो सकता है कल को ये चैनल उड़ा दिया जाए, क्योंकि वैसे तो ये काम सही नहीं है, कॉपीराइट का उल्लंघन है सीधा सीधा। तो यहाँ देखिए मैं लोगो दे रहा हूँ सिंधु क्लासेस का, आप वहाँ पर जुड़ जाइए। मैंने ये सब नोट्स वगैरह पढ़ लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि वाइट बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ, मेरा रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लोगो दिख रहा है इस पर आप इसको पहचान लीजिए और वहाँ पर चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही ये यहाँ पर समाप्त होगा मैं पॉलिटी वहाँ पर आपको करवा दूँगा और आप जो भी डिमांड करोगे धीरे धीरे वो वीडियो हम इस पर डालेंगे, पर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो देखिए उसके बाद डायरेक्ट आएगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, तो ये हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक यही है, ये देखिए। तो 64 पेज तक मैंने कवर कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।